कि पीएम मोदी से बिहार एनडीए के सांसदों की मुलाकात क्यों हुई और किस मायने में खास है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर गरमाई सियासत को, इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कौन थे कामेश्वर चौपाल और कैसा रहा उनका सियासी सफर। और अंत में हम लोग समझेंगे क्यों अहम है दिल्ली का चुनाव, जिसके नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। बिहार एनडीए के सभी 30 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मुलाकात की। चुनावी साल वाले बिहार में एनडीए सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात ने सियासत गरमा दी है। सवाल यही है कि एनडीए की एकता से क्या विपक्ष चिंतित है? इस रिपोर्ट में देखिए। गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार। आर्थिक सहायता देने के लिए जो काम किए हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े ये लोग बेहद खास हैं। ये हैं बिहार के सभी 30 एनडीए के सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में जेडीयू, बीजेपी, हम और एलजेपी-आरवी के सांसद शामिल रहे। इन सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर बिहार को बजट में बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कैसे देश के विकास के साथ ही बिहार को दुरुस्त किया जाए, विकसित बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। बिहार के विकास और बिहार के विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी काफी महत्व देते हैं। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय झा कहते हैं कि केंद्रीय बजट में जिस तरह से बिहार के लिए पिटारा खोला गया, उसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए बिहार एनडीए के सांसद मिलने आए थे। बजट में जो ध्यान रखा गया और इससे पहले वाले बजट में भी बिहार के लिए विशेष सहयोग किया गया, उसके लिए सारे लोग जाकर के सारे जो एनडीए के बिहार के सांसद हैं उनकी मुलाकात की। दिल्ली में एनडीए सांसदों की मुलाकात पर विपक्षी आरजेडी के नेता तंज कस रहे हैं, सुन लीजिए। 30 माननीय सांसदों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीर खिंचा करके एनडीए की एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतर पड़ा है। सभी 5 सहयोगी दलों के नेता एक साथ कई जिलों में सभाएं भी कर चुके हैं। एकजुटता का संदेश देकर सत्ता पक्ष अभी से ही विपक्ष पर भारी दिखना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर क्या है इसे समझते हैं। देखिए, संसद भवन में बिहार एनडीए के 30 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बिहार के लिए इस बार के बजट में पिटारा खोल दिया गया, बड़े बड़े तोहफे दिए गए। इस बार विकास योजनाओं की बहार केंद्रीय बजट में देखने को मिला। बड़े बड़े ऐलान किए गए बिहार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करने के लिए बिहार के सांसद पहुंचे। सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने एकजुट होकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और देखिए, बिहार एनडीए के सांसद और पीएम की मुलाकात को आइए समझते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनावी साल है बिहार के लिए, तो एनडीए के नेता लगातार एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुटता भी दिखा रहे हैं और कई इलाकों में संयुक्त एनडीए की सभाएं भी हुई हैं। अब देखिए, बजट में बिहार को तरजीह देने के लिए पीएम का आभार जताया सांसदों ने। संदेश देने की भी कोशिश एक तरीके से की गई कि एनडीए बिहार की भलाई कर रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को निशाने पर लेता रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखा करके विरोधियों को जवाब भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में चुनावी साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के देखिए सियासत गरमाई हुई है। 5 फरवरी को तेजस्वी यादव ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। अब इस पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर जबरदस्त पलटवार भी किया और लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद दिलाई। और क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर पर राजनीति पूरी तरह गर्मा गई।
कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को लगातार घेरने में लगा है। 5 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। गवर्नर से मिलने के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात की और नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। हम सब लोग जो है बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए, तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। नीतीश राज में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करने को लेकर शुक्रवार को बिहार में दिन भर सियासत होती रही। तेजस्वी यादव एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए। एनडीए के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि एनडीए सरकार में अपराधी बख्शे नहीं जाते। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का। पता नहीं है कि कैसे स्कॉर्पियो से राइफल निकला रहता था, कैसे 118 नरसंहार हुआ, कितना जातीय अनुवाद हुआ, ये सब तो उस समय बच्चे थे तो उस समय तो जानकारी नहीं है। लेकिन उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जो कुर्सी 2025 में दर्शन उनको होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव पर एनडीए नेताओं की ओर से चौतरफा हमले के बाद आरजेडी ने भी पलटवार किया और मुजफ्फरपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लेकिन इधर हाल के दिनों में बिहार पुलिस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरह पुलिसिया राज स्थापित करना चाहती है। नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुधरी, ये जग जाहिर है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए आज भी आरजेडी को ताने दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश की ताकत पर हमला करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर तेज सियासत को आइए समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये साल चुनावी है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 5 फरवरी को तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और तेजस्वी ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत हो गई। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन के लोग रक्षक नहीं भक्षक बन गए हैं और बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं एनडीए पर। अब इस पर देखिए, तेजस्वी यादव के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने भी जवाब दिया। एनडीए ने लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज की याद दिलाई। एनडीए ने लालू राबड़ी सरकार को जंगल राज का दौर बताया। एनडीए ने कहा कि साल 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में जंगल राज का दौर रहा। जंगल राज में लूट, अपहरण, डकैती की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और ये एनडीए का कहना है कि जंगल राज में हत्या, बलात्कार और कई नरसंहार हुए। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी को ये याद दिलाई और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, ये भी एनडीए का कहना है। इस पर एनडीए नेताओं का ये दावा है कि देखिए, बिहार में दोबारा जंगल राज की वापसी नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और हम लोग बात करने वाले हैं कामेश्वर चौपाल की। तो देखिए, अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया। राम जन्मभूमि निर्माण के ट्रस्टी और बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे कामेश्वर चौपाल के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। बिहार के पूर्व एमएलसी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और 23 अगस्त 2024 को इसी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बड़ी बेटी लीला देवी ने उनको किडनी भी दी थी, लेकिन 1 महीने के बाद ही संक्रमण हो गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कामेश्वर चौपाल कौन थे, ये भी जान लीजिए। कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे।
9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी। कामेश्वर चौपाल ने रोटी के साथ राम का नारा दिया। करीब 40 साल तक राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा। 2002 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। कामेश्वर चौपाल अनुसूचित जाति से आते थे। बिहार में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी रहे। कामेश्वर चौपाल के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर उनके अमूल्य योगदान को याद किया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वो एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदायों के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन पर बीजेपी नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। श्री राम मंदिर के शिलान्यास में पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल हमेशा याद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए और अब ये जानते हैं कि कैसा रहा कामेश्वर चौपाल का सियासी सफर। देखिए, 24 अप्रैल 1956 को सुपौल में मरौना के कमरैल गांव में इनका जन्म हुआ और पूर्व एमएलसी कामेश्वर चौपाल अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य थे। अनुसूचित जाति से आने वाले कामेश्वर चौपाल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रहे। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी इन्होंने। उस वक्त कामेश्वर चौपाल विश्व हिंदू परिषद के सह संगठन मंत्री थे। कामेश्वर चौपाल ने ही रोटी के साथ राम का नारा दिया था और कामेश्वर चौपाल ने 40 साल तक राम मंदिर के लिए आंदोलन किए। मधुबनी से स्नातक और दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री इन्होंने ली थी। साल 1991 में बीजेपी ने रोसड़ा सीट से लोकसभा उम्मीदवार इनको बनाया गया और 1995 में बेगूसराय की बखरी सीट से विधानसभा का भी इन्होंने चुनाव लड़ा। साल 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। हालांकि 2014 में मोदी लहर के बावजूद सुपौल से पप्पू यादव लोकसभा चुनाव हार गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और हम लोग बात करेंगे जमुई के बारे में। देखिए, प्रगति यात्रा पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले को कई बड़ी सौगात दी। 890 करोड़ की 74 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चुनावी साल में लोगों से सीएम ने वादा किया है कि बिहार में और भी तेज गति से विकास होगा। सीएम के तोहफे से जमुई के लोग कितने खुश हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान शुक्रवार को जमुई पहुंचे और उन्होंने सौगातों की बारिश कर दी। सीएम गढ़ी थाना क्षेत्र के ढावाटाड़ मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे और चुनावी साल में जमुई के लोगों को कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने 890 करोड़ की सौगात दी और 74 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 16 योजनाओं का शिलान्यास और 58 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। तो बहुत सी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और घोषणा भी की। जमुई में विकास जिस तरह से हम लोगों को पिछले 4-4.5 साल में देखने के लिए मिला है, वो गति कभी भी नहीं हम लोग को देखने के लिए मिली। गढ़ी डैम के पास सीएम ने बुनियादी ढांचे के विकास और जल जीवन हरियाली अभियान के साथ साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल सुविधाओं की भी सौगात दी। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज और महिला थाना का उद्घाटन किया। श्रमिक भवन, खेल मैदान, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का तोहफा भी जमुई के लोगों को दिया गया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदी के कार्यों की सराहना की और कहा कि बिहार में और भी तेज गति से विकास होगा। बिहार की जनता को अधिक से अधिक लाभ देंगे। हमने मांग रखी थी कि वहाँ पे डिग्री कॉलेज होनी चाहिए और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को पूरा किया, क्योंकि वो हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह देते रहे हैं। सीएम की ओर से जमुई को मिली सौगात को लेकर जिले के जनप्रतिनिधि भी काफी गदगद हैं। स्थानीय विधायक की मांग पर सीएम ने कई नई योजनाओं की भी घोषणा की। सीएम ने जिला प्रशासन की टीम के साथ समीक्षा बैठक भी की और लोगों को भरोसा दिया कि जमुई का चौतरफा विकास होगा। इसमें अव्वल रहा है
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। प्रगति यात्रा के दौरान जमुई में से नीतीश कुमार काफी देर तक रुके और कई कामों का निरीक्षण भी किया। गरही जलाशय का निरीक्षण किया और सोनपे में विकास कार्यों का मुआयना किया। पटना संवाददाता शैलेंद्र और जमुई संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चलिए अब ये देखते हैं कि जमुई को सीएम नीतीश ने क्या क्या सौगात दी। देखिए, अपर किऊल जलाशय योजना का विस्तारीकरण किया जाएगा और इससे निकलने वाली नहरों का पक्कीकरण भी किया जाएगा। वहीं इको टूरिज्म की तर्ज पर गरही डैम का विकास किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, गढ़ी से लछुआड़ सड़क पर किऊल नदी पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं अगर गिद्धौर स्टेडियम की बात किया जाए तो गिद्धौर स्टेडियम का पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से पद्मेश्वर धाम को भी विकसित किया जाएगा। वहीं पर हर नारायणपुर चौरा से सिकेरिया तक सड़क और पुल बनेगा। डाढ़ा पंचायत में नकटी नदी पर दुर्गा मंदिर से पमैया तक पुल बनेगा और नए सिरे से बरनार जलाशय योजना का काम किया जाएगा। वहीं जमुई के चकाई में नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इससे छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चकाई, जमुई और सोनो में प्रखंड अंचल भवन का निर्माण भी होगा। और देखिए, जमुई के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण कराया जाएगा। शूटिंग रेंज भी शामिल होगी इसमें और इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और खिलाड़ियों को भी इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। तो देखिए, दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है सभी लोगों को, जिसमें सरकार को लेकर के तस्वीर भी अब साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या फिर 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा या फिर 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। तैयारी पूरी और फैसले का काउंटडाउन भी अब शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।